ठीक है, हो गई, हो रही है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है यार बच्चों, तुम लोग का मैंने आंसर शीट चेक किया। जिन बच्चों लॉ ऑफ मोशन का टेस्ट मैंने सेकंड टेस्ट जो हुआ था अभी जो तुम लोग दिए, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। चेक हो गया है, सबके मार्क्स बिलो 10 के आसपास ही हैं, 10 to 15 के बीच में ही मार्क्स हैं। डेरिवेशंस भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए, तो मार्क्स मैंने ग्रुप पे भेजे नहीं जानबूझ के। तो मीत जीत जो भी बच्चे पेपर दिए थे, आप लोग डेरिवेशन में फिर से प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन पेपर था उसको असाइनमेंट के फॉर्म में सॉल्व करो फिर से, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वेनेसडे को, तो आप मुझे चेक कराना। तो हम लोग आज रोटेशन चालू करेंगे। देखो एकेडमिक्स लेवल पे रोटेशन उतना टफ नहीं है, रोटेशन आसान है। रोटेशन केवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे टफ होता है, ठीक है? तो कोई हाई तौबा नहीं है, रोटेशन क्वेश्चन आसान आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है रोटेशन के। यार ये बेटा, ये ऐसा लगा, ये बंद करते हैं। हाँ, और देखिए 5 मिनट और बच्चे आने वाले होंगे यार, मैंने बाकी जगह भेज दिया ना। यहाँ के 11th के कोई ज्वाइन नहीं किया, तो अरुण ने भी ज्वाइन नहीं किया। तब तक हम डिस्कस करते हैं टॉपिक, जब तक आ रहे हैं बच्चे, कि क्या पढ़ना है हमें इसमें। देखिए थैंक यू सर। एक और चाहिए? क्या? सोचो मत, वहाँ चाहिए तो वहाँ हाँ, बोल दो। मिल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत हो ही ना। इंसान को मिले तो मना नहीं करना चाहिए। ये रहा रोटेशन का नोट्स। तो जो मैंने पढ़ाया था वो एक्चुअली ये एक लेक्चर पढ़ाया है बस, ठीक है? इसको मैं फिर से करा रहा हूँ, ये लेक्चर वापस से करा रहा हूँ। ये तो 12th का है। एक दिन कराया था, तुम शायद नहीं आई थी। एक लेक्चर हो गया रोटेशन यहाँ पर सेकंड टाइम। डेट की बात करूँ मैं, डेट लिखा होना चाहिए था मेरे को, 29 अगस्त लिख आई थी, तो पढ़ी होगी तो फिर तुमने पढ़ा होगा, लेट हो गई थी। अरुण यार तुम्हारा टेस्ट सही नहीं हुआ, या तो टेस्ट तुमने किया नहीं होगा पूरा कंप्लीट बायो की क्लास के वजह से, ऐसा हो सकता है। ऐसा है क्या? हाँ सर, वो बीच में वो ऑनलाइन वो सॉरी बायो का क्लास था सर, शाम से लेक्चर था। तो उसको क्या नाम है, वापस रीअटेम्प्ट किया तुमने घर पे जाके? यस सर, अभी वो सेक्शन डी रहता है मेरा बस। तो वेडनेसडे को फिर से चेक कराना है, असाइनमेंट है ना? पेपर को ऐसे असाइनमेंट करना है सभी लोग, जितने बच्चे हैं सभी लोग। ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज़ टॉपिक इज़ रोटेशन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने हैं हमें। रोटेशन को फिल्टर कर देंगे हम लोग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहला है कि टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, पहला है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, लेक्चर 1, डेट 1 सितंबर। एक तो सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ेंगे, उसमें फिक्स क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन के आसपास हैं जो हमें पढ़ना है, वही आते हैं बार बार। उसके बाद है आपका इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। धन्यवाद सर। कैचअप भी अरे वाह सर। मतलब मारो पता तो चले बारिश से। भाई कुछ खाएगा, चाय वाय पीनी है तो बता दो, घबराना नहीं है। तीसरा हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, किस पे, और अभी फेथ एकेडमी का पेपर हुआ है और कट टू कट यही क्वेश्चन आया जो हमने करा रखा था क्लास में। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा, कहाँ गया चाकू वाला क्वेश्चन, वेयर इज चाकू 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 चाकू। एक क्वेश्चन कराया था मैंने नाइफ का, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, हाँ दैट्स एग्जाम्पल नंबर 17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कट टू कट आया था टॉर्क पे क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 आया था बच्चों के पेपर में, ठीक है। और पक्का आता है। टॉर्क में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रोटेशन। चौथा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक हम लोग आएंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम में ही हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी में एक फॉर्मूला हम डिज़ाइन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का रिलेशन पढ़ेंगे। तो टॉर्क होता है हमारा dl/dt, ये फॉर्मूला हम बनाएंगे। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ी देर और आगे बढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड जो भी कह लो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके सिलेबस में डेरिवेशंस नहीं है, इससे जो भी हम केसेस बनाते हैं, बट मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना है। इसी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट के, जैसे इसमें एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, उसके बाद आपका यूनिफॉर्म रॉड वायर है, सिलेंडर है, इनके हम लोग MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और लास्ट बट हाँ उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक और भी हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI, आई से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंदी है, ये ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये पूरे चैप्टर का एक मैंने 7 टॉपिक में डिवाइड किया, जो हमें इसको जिस 7 टॉपिक में हम इनको कवर करेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग इन 7 टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने अभी यहाँ सेकंड टाइम सेंटर ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया है, मैं इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे कि टॉर्क तक पहुँच जाए, 3 टॉपिक आज कवर हो जाए, है ना। देखते हैं क्या पहुँचते हैं, कितने बच्चे अभी और आ रहे हैं, आ गए कि नहीं आए। एग्जैक्ट 6 बजे आएंगे, बस बच्चे हैं ना। तो टॉपिक का नाम पढ़ा रखिए आप लोग, सेंटर ऑफ मास। तो फर्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट
किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का या किसी भी बॉडी का जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेट हो और उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए। इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ पहले। द सेंटर ऑफ मास, ऑनलाइन बच्चों मेरी आवाज़ जा रही हो तो मुझे बता देना, नहीं जा रही हो तो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल is that single point which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move. सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट जहां पर सारा का सारा मास एकत्रित हो, कंसंट्रेटेड हो या बिहेव करे कि वहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, जिससे क्या होगा, जिससे पूरी बॉडी अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। या ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पे दिखाया गया आपकी बुक में कि अगर हम एक कुछ इस तरह का हथौड़ा लेते हैं और यहाँ पे हमने कहा सेंटर ऑफ मास इसका लोकेटेड है। इस सेंटर ऑफ मास अगर आपको खींच के ले जाएगा तो सीधा ये इसी लाइन पे मूव कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इसी लाइन के लॉन्ग ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का अगला फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है ये कि लेट्स से आपके पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं P1 एंड P2 इस लाइन पे सिस्टम है और इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए C पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया, देखिए इसको ज्वाइन किया हमने, ये आपका लाइन बना R1 पहला पोजीशन वेक्टर और इसको ज्वाइन किया गया, इसका नाम दिया गया R2 पोजीशन वेक्टर। क्या चाहिए तुम्हें? पानी ले लो, चाय पियोगे? आ गए सर? अरे यार अब सही है यार, बड़ी मेहनत की सर, तुम्हारे लिए आए हैं सर। क्या चाहिए? हमारी जनता को हाय बोलो, यहाँ से नहीं यहाँ के आगे बोलोगे तब ना। बच्चों हमारे पास एक सेलिब्रिटी भी पढ़ती हैं, तुम फेमस हो गए हो, वायरल। मैंने नहीं खोला, मैंने नहीं खोला। क्या? मैंने नहीं खोला है। तुमसे ज्यादा कोई होगा? जब जैसे तुम आई तो जो भी यहाँ पे आत्माएं होंगी वो चली गई। तुमसे तो सब डरते हैं, वो स्त्री कल आना वो भी डरती है। बैठो बैठो बैठो। तो मैंने कहा सर मान लीजिए C जो है ये सेंटर ऑफ मास है किसका? इस सिस्टम ऑफ बॉडी का। ये हमारा सिस्टम ऑफ बॉडी है। अभी फिलहाल दो ही हैं, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हो, n नंबर ऑफ ले सकते हो। तो इसके लिए भी पोजीशन वेक्टर होगा हमारा, इसका नाम रखा गया RCM। RCM इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। कोई वीडियो ना चलाना जो आवाज़ करने लगे। सेंटर ऑफ मास, इसका जो फॉर्मूला है सीधे वो याद करना, डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, ना हमारे लिए पूछा जाएगा। कैसे? देखिए, अच्छा सेंटर ऑफ मास के दो कोऑर्डिनेट होंगे, x और
वाई। एक को बोलेंगे एक्स सी एम और एक को बोलेंगे वाई सी एम। तो एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स सी एम, मान लीजिए जो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो हम ऐसे लिखेंगे m1 x1, कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा ही ये मैथ में था, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस, कोई गया, m1 प्लस m2। सेकेंड वाई सी एम का फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m प्लस m2। अगर दो से ज़्यादा मास होते तो यहाँ पर हम m3 x3 ऐड कर देते, m4 x4 ऐड कर देते, है ना। समझ आ रहा है ना तुमको? देखो 9th की पढ़ाई नहीं समझ आएगी तुम्हें, 11th की आ जाएगी समझ। इसको समझ में दिमाग तुम्हारा बहुत तेज है, दिमाग है तुम्हारे पास, बस यूज़ नहीं करती हो। और नीचे वैसे m1 m2 m3 पे हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है सर। इस पे क्वेश्चन कर लेते तब समझ आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। 2-3 फिक्स क्वेश्चन है इसके जो आपके बार बार पेपर में आते हैं, जैसे कि एस एल अरोरा में आप एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाना। एस एल अरोरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एल अरोरा पेज नंबर 7.6 एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपके पास 3 मासेस है, m1 is 3 kg, m2 is 4 kg, m3 is 5 kg, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पर रखा गया है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया, बोलो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखा गया है 3 मासेस को। मास यहाँ पर रखा गया m1, यहाँ पर मास रखा गया m2 और यहाँ पर मास रखा गया m3। सभी की साइड 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। फाइंड द या लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सर हमारे पास m1 m2 ये सब तो है, लेकिन हमारे पास x1 x2 x3 नहीं है। हमारे पास y1 y2 y3 नहीं है। अगर होगा तभी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए निकालते हैं कैसे होगा। देखिए एक ज्योमेट्रिकल सेटअप तैयार करते हैं कुछ इस तरह से। अब देखना सर, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब तो ठीक है, कुछ कहना चाह रही हो? मीट आयुष, इसके घर वाले कैसे इसको झेलते हैं, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। तो आप देखना m1 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, मेरी बात समझिएगा। m1 का कोऑर्डिनेट होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो ये 0.5 है, ये जो लेंथ है दिस वन, इसकी लेंथ की वैल्यू आप पाइथागोरस से निकलोगे, निकल जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू है आपकी √3/2, √3/2। m1 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप? x कोऑर्डिनेट आप लिखोगे 0.5 और y कोऑर्डिनेट लिखोगे आप √3/। m2 में देखो x 0, चलो तुम छुट्टी तुम्हारा बेटा, चलो 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 घर जाओ, घर जाओ। बुलाऊं विकास सर को, बुलाऊं? तो फिर m3 का कोऑर्डिनेट देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब आपको देखो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो एक्सियम का फॉर्मूला हम लिखेंगे m1 x1, m2 x2, m3 x3 और टोटल कितने मास है? 3, m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मेरे को। सभी लोग सॉल्व करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करो। तुम्हें घर नहीं जा रही हो तुम? क्यों? इसको ले जाओ, इसको अडॉप्ट कर लो।
x2 देखो x1 है कहाँ गया ये 0 0 0 सेंटर पे है ना, ओरिजिन पे है, तो दोनों वैल्यू 0 हो गई है ना, ओरिजिन दोनों वैल्यू 0 हो गई। तेनू काला चश्मा चलता है, गाना याद है तुम्हारे पे? अच्छा चश्मा है उसका, कहाँ से खरीदा तुमने? चांदनी चौक से? कितने का है? 2-3 लाख का तो होगा ही। 7,000 70,000 चोरी कर लो भाई, इसको बेच देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, होपफुली आपने कर लिया होगा। तो एक्सीएम का जो आंसर है मैं बता देता हूँ, दैट इज 0.54 आपका फ्रैक्शन में आया होगा, और वाईसीएम आया 0.36। ये कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ट्राइंगल रेक्टेंगल आएगा, अब बोलेगा सेंटर ऑफ मास निकालो। एक और क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, मैं बताता हूँ क्या। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मास डेंसिटी का, वो क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ आपको। पहले सब क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। लिखा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप। आपको एक टी शेप का फिगर दिया गया है ऐसे, ये टी शेप का, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस आपको कोऑर्डिनेट दिया है 8 मीटर की इसकी लेंथ है, 2 मीटर की आपकी ये दिस मच, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट में पूरा लिख देता हूँ पहले। 6 मीटर ये है आपका, 2 मीटर ये, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास लाई करना है। सर इसको ले जाओ, आना, यहाँ किसकी क्लास चल रही है? ले जाओ ले जाओ सर। तो यहाँ क्यों बैठी हो तुम? उनीशा, इतना चांटा दूंगा ना। सर आओ, क्लास चल रही है। मैंने कस के चांटा मारना तुम्हारे। ये जो टी शेप है ये किसके अलोंग सिमेट्री है? एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के? सिमेट्री किसके अलोंग? इसको मैं बीच में से काटूं तो बराबर बराबर हिस्सा किसके अलोंग कटेगा? एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के? वाई एक्सिस के। यानी सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ये हमारा है एक्सिस जो मैंने बनाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब सुनना मेरी बात, एक बार हम केवल हॉरिजॉन्टल वाले स्लैब को कंसिडर करते हैं, इसको बस। सिंपल सी बात है, अगर केवल इतना स्लैब होता हमारे पास तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करता है, यहाँ पर 2 मीटर की चौड़ाई पे 1 मीटर पे लाई करेगा। मतलब पहला O1 इज द सेंटर ऑफ मास फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब दूसरी की बारी दैट मीन्स दिस वन, ये ग्रीन वाला पार्ट। इसका ग्रीन वाले पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास कहीं 3 पे लाई करेगा, बट ये इंडिपेंडेंट तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो मैंने सर लिख लिया कि सर यहाँ पे 3 पे दिस पॉइंट, ये यहाँ पर लगभग नियर अबाउट, ये आपका सेंटर ऑफ मास 2 है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो केवल वाईसीएम के लगेगा, एक्सीएम के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सीएम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं। क्या लिखा है इसमें? बेटा आज क्लास ऑनलाइन केवल है, ठीक है, मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है, आप अगर फिर से सुन लीजिए, मैं लिख देता हूँ ग्रुप पे।
बारिश की वजह से केवल ऑनलाइन क्लास है आज। बच्चों केवल आज ऑनलाइन क्लासेस है ड्यू टू रेन, और उम्मीद है आपको एक बार में चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। मुझे एक बार में समझ नहीं आता, मैंने लिखा है ऑनलाइन क्लास एट 7 PM, क्या बनेंगे जीवन में ये। एनीवे एक बात समझिएगा, यहाँ से ओरिजिन से मानो तो इस वाले कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा दैट इज 1 वाई एक्सिस पे 0,1 मतलब वाई है ना, तो ये y1 आ गया 1। इसकी बात करते हैं सर, ये यहाँ तक 2 और ये 3 और ये 5, तो यहाँ पे y2 क्या आ गया 5, क्या आ गया y1 y2 मिल गया। अच्छा बट सर m1 m2 तो है ही नहीं इसमें। आप जब YCM का फॉर्मूला लगाओगे, जब आप YCM का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, when you use the YCM formula, that is m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus, यही करोगे ना। बट y1 y2 सर आपने निकाल लिया ज्योमेट्री से, बट m1 m2 कैसे निकालें उसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। कभी भी जैसे मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजेंटल स्लैब दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 8x2, तो इसका एरिया कितना हो गया 8x2। मैंने कहा छोटे से स्लैब का मास डेंसिटी सिग्मा मान लेता हूँ मैं, मास डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या पूरे का मास आ जाएगा? सिंपल सी बात है ना। एक छोटे से, अगर मान लो ये 1 ग्राम का है छोटा सा, तो अगर हम इसके पूरा एरिया निकाल लेते हैं 10 यूनिट, तो 1 ग्राम इंटू 10 तो पूरे का 10 ग्राम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, वही लॉजिक हम लगाने जा रहे हैं। तो मास 1 m1 कैसे निकालूंगा मैं? सिग्मा इंटू 8x2। अब ये दोनों लकड़ियां हरी वाली और नीली वाली एक ही मटेरियल से बना है ना, तो इसके लिए भी सिग्मा ही होगा मास डेंसिटी। और इसमें भी एरिया क्या होगा सर? 6x2, 6 इसकी लंबाई और 2 इसकी चौड़ाई। तो बेटा ये आपको m2 देगा और ये आपको m1 देगा। अब m1 m2 भी मिल गया, सारा काम हो गया। हमारे पास फॉर्मूला भी है, सारे वेरिएबल्स भी है, बस सब्स्टिट्यूशन का हमें काम करना है। ठीक है, तो देखिए समझिए, हम फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। YCM इज इक्वल टू m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 8 इंटू 2 दैट इज 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सिग्मा और ये हो जाएगा आपका 12 सिग्मा। m1 की वैल्यू 16 सिग्मा, m2 की वैल्यू 12 सिग्मा। एक्चुअली ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक में लिखा नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं। तो m1 हमारा है, फिर से देखता हूँ, m1 हमारा 16 सिग्मा और y1 कितना था 1। यहाँ पे देखो y1 है 1 यूनिट और y2 है 5 यूनिट, प्लस m2 है हमारा 12 सिग्मा और y2 है 5 अपॉन m1 प्लस m2 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। अब कॉमा सिग्मा ले को काट दो, सिग्मा सब कट जाएगा, देखो ना कॉमन लेके। तो 16 प्लस 12 25 60 अपॉन 28 ना, 76 अपॉन 28 लगभग 2.71 अच्छा ये 2.7 क्या है? कोऑर्डिनेट है, जो कि आपको मिलेगा वाई एक्सिस पे। कहाँ से? ऊपर से। तो 2 तक तो यहाँ पर तक आ गया, ये आपका मान के चलो 2.71। तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो यहाँ पे लाई करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने कहा ना बच्चे बहुत टाइमली आते हैं,
बच्चे समय की बहुत पाबंदी है। ठीक है, यहाँ तक किया हमने आशीष को, चलो ये टॉपिक तो हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 7.7। ये अच्छा, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। देखिए मैं आपको पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। आशीष मैथ का पेपर अच्छा आ गया? हाँ जी सर, बढ़िया। बढ़िया हो गया, देखा मैंने भी। कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, देखिएगा। एक्चुअली आपके पास कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है, और एल शेप का एक, समझ लो एल शेप का एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, इस पूरे का मास 3 kg है, पूरे एल शेप का। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये है मेरा एल शेप, ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पूरे लेमा का या टुकड़े का। इसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एक हिस्से का मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तीसरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। 3 है, सबके के 1 kg में 3 इक्वल पार्ट में। तो मान लो इसका m1, इसका मास m2 और इसका मास m3। सो m1 1 kg, m2 1 kg एंड m3 1 kg। इसके सेंटर ऑफ मास एक्सियम और वाईसीएम के फॉर्म में आएंगे। तो अब देखिए m1 के लिए हमारे यहाँ पर x1 y1 एक निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा x2 y2 और यहाँ निकलेगा x3। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इनकी वैल्यूज़ निकालना, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। अगर हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास एक्सियम का फॉर्मूला है m1 x1, m2 x2, m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस, ऐसे ही YCM की वैल्यू m1 y1, m2 y2, m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए कैसे निकालेंगे समझाता हूँ मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये पूरी डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। ये पॉइंट मैंने कहा सर एकदम बीचों बीच में लाई करेगा। जब ना कुछ कहा जाए तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे रखते हैं किसी भी बॉडी का। अगर ना कुछ कहा जाए तो हम कहेंगे सर बीच में रखा गया है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अच्छा, तो अगर हम बात करें सर इसका कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा तो सर यहाँ तक तो 1 है, तो ये पॉइंट 1/2 होगा। हाँ, ये पॉइंट क्या होगा 1/2। यहाँ तक 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x1 1/2 है और y1 भी, आराम से देखो, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की चीज़। इसी तरह से अगर मैं m2 पे आ जाता हूँ तो सर यहाँ तक तो 2 था और ये 1/2, और ये हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 2.5। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। अच्छा 2.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, हाँ 3/2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ तक 2, तो 2 + 1/2 तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो इसका मैं 3/2 लिख देता हूँ। और y2 क्या होगा, देखो ध्यान से सर, y2 तो वही रहेगा, यहाँ पर भी y2 1/2 ही रहेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे 3 वाले पे। x3 कितना होगा सर, जितना यहाँ पर था पॉइंट वही तो होगा 1/2। और सर y3 कितना होगा सर, यहाँ तक तो 2 था तो वही सेम y3 3/2। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, आपके पास मास भी है। मास क्या है, सभी 1 kg 1 kg 1 kg के हैं। आपके पास फॉर्मूला भी है, आप सेंटर मास नहीं निकाल पाओगे? निकाल दो, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है एक्सीएम और वाईसीएम।
आपके पास सेंटर ऑफ मास का लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा है, इसमें भी एक और कराएंगे हम, वो थोड़ा सा लेवल हाई है, उस पर भी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में। 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग को काटा जाता है फिर बनाते हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ें, टॉपिक पे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल से आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक का अब नाम है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल। अच्छा, सबका आंसर आ गया? तो ऑनलाइन वाले बच्चे यार पूछा ही नहीं मैंने। क्या नाम है, अरुण, आंसर आ गया था एक्सियम का? 5/6 मीटर है, इसकी वैल्यू है 5/6। यस सर, आ गया था। और इसका भी 5/6 है, मतलब लगभग कहीं पे यहाँ पर 5/6 पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पे। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, देखिए क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड पढ़ा था हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। अब सुनो मेरे भाई, लीनियर वेलोसिटी जगह पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा नॉट, और एक जगह पर अल्फा टी आएगा। रोटेशनल पढ़ा था हमने, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा होता है। और अल्फा होता कितना है? ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी थीटा होता है। ओमेगा कितना होता है सर? ये डी थीटा बाई डी टी होता है। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल में स्वैप हुआ है, रेडियन में मेजर करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये आपका जो एंगल बना, ये बना सर्कुलर रोटेशनल मोशन का। अब इसका डेरिवेशन भी है, बट इसका डेरिवेशन हमें सिलेबस में नहीं है। वैसे बहुत टफ नहीं है, आसान सा डेरिवेशन है। जैसे एक करके मैं दिखा देता हूँ, डेरिवेशन एक करके दिखा देता हूँ मैं। डेरिवेशन हमने कहा सर अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? मोशन इन प्लेन में, रोटेशन में पढ़ाया था, और सर्कुलर मोशन में वही चीज़ पढ़ी, यहाँ पर रिपीट हुई है सर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा सर अल्फा डी टी। मैंने कहा हाँ सर, एजम्पन्स ये है कि टाइम 0 के समय आपके पास जो वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी थी। जब टाइम टी हुआ तब आपके पास फाइनल वेलोसिटी ओमेगा हो गया। अब आपकी बारी क्या, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे इसको ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके टी तक। अल्फा तो कांस्टेंट है, वो बाहर ले लेंगे। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी तक, तो ये हो जाएगा आपका टी 0 से टी। और यहाँ पर आप देखिए ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा टी। बस हो गया कहानी, पहला डेरिवेशन हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन है। तो यह सब बहुत हाई तो नहीं है, अगर एक बार खुद से भी करोगे तो आ जाएगा। वैसे नहीं पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, बस फॉर्मूला हमें जानना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13,
कुछ बातें देखिए, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन और रोटेशन में होता है हमारा, देखिए स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 अपॉन टी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टी। और सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है रेडियन में। सर्कुलर मोशन में हमारा एंगल कितना चेंज होता है बेटा? 0 से चेंज होता है, घूम के जब वहां पर वापस आओगे तो 2 पाई का चेंज होगा। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम ओमेगा फॉर्म लिखते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस सवाल में करने के लिए, इसलिए मैंने बताया। तो लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 310 आरपीएम। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। पहले कोई टायर चल रहा था या पंखा चल रहा है, उसकी पहले आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो आरपीएम को आपको आरपीएस कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सब सेकंड में लेना है हमें, ऐसा यूनिट सेकंड में है हमारी, ठीक है। तो वो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ये बन जाएगा आरपीएस। ये आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली 3120 को भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आरपीएस बन जाएगा। ये आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? अब फ्रीक्वेंसी से आपको बनाना पड़ेगा ओमेगा। फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना होगा आपको? ओमेगा बनाना होगा। देखिए, इससे आपको इनिशियल मिलेगी ओमेगा नॉट और इससे मिलेगा आपको ओमेगा। सर कैसे बनाओगे? सर कैसे क्या बनाएंगे? अभी हमने बताया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, बस ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 2 पाई, बस हो गया। यही तो करना है, यही तो करना है। तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 2 पाई म्यू नॉट, दैट इज 1200 अपॉन 60, और ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई 3120 अपॉन 60। यूनिट इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यार ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड इनवर्स, और ये आ रहा है 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि ये 16 सेकंड तक चल रहा है, 16 टाइम दिया है 16 सेकंड। तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा और हाउ मेनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेक प्लेस, कितनी बार पहिया नाचेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। सो ओमेगा आपके पास है 104 पाई माइनस 40 पाई, टाइम आपके पास 16 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स। कितना घूमेगा थीटा पूछा है आपसे, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो आप लोग, आपका सारी इन्फॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, थीटा निकालो, बताना कितना आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करो बेटो, आप लोग भी।
यहाँ तक समझ आ रहा? नैन्सी अरुण, आप लोग का पेपर है इसलिए पूछ रहा हूँ। नैन्सी अरुण, अच्छा सोनाली ने भी नहीं ज्वाइन किया, अच्छा तो बायो गई होगी वो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? बताओ। आसान आसान है, आप इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1152 पाई रेडियन, 1152 पाई रेडियन आंसर है इसका। जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछेगा, कितनी बार आपका साइकिल का पहिया नाचा, कितनी बार आपका गाड़ी चला, कुछ भी पूछे तो आपका टोटल थीटा होना चाहिए डिवाइड बाई 2 पाई, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो थीटा आया था वो आया है 1152 पाई रेडियन, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए आप लिखोगे 1152 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ रहा है 576 रेवोल्यूशन आएगा। अब आते हैं टॉर्क। टॉर्क पे हम आज कराएंगे टॉपिक और फिर हम क्लास ओवर करेंगे। टॉर्क, टॉर्क को एक और नाम बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क आपने सुना होगा गाड़ियों में कितना टॉर्क लगता है, कार में, है ना। टॉर्क वर्ड काफ़ी सुना होगा आपने। होता क्या है मैं बताता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल है, हमारे घर का जो डोर होता है उसकी हैंडल देखो एक स्पेसिफिक जगह पर लगाई जाती है। कभी तुमने सोचा नहीं कि उन्हें बीच में लगा देते हैं, एकदम ऊपर क्यों नहीं लगा देते हैं? उसकी वजह है, जो हमारे घर का डोर होता है यहाँ पे हिंजेस लगे होते हैं, ये हिंज है जिस पे रोटेट करता है वो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और जहाँ पे बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यहाँ पर हैंडल लगाया जाता है। जब आप इस हैंडल पे फोर्स लगाओगे तो आपका फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, यानी वॉल। ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लगाते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। पर टॉर्क भी एक तरह से फोर्स ही है, बस उसके अंदर एक डिस्टेंस का कंपोनेंट आ जाता है। तो फोर्स, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, उसको बोलते हैं टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप 90 डिग्री का फोर्स लगाते हो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एक छेद किया मैंने और उसमें एक लगा दी लकड़ी, ऐसे जा रहा है एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये आर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ। ये जो ये मेरा चरखी पूरा घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, जैसे मान लो कोई भी चीज़ ले लो आप, तो ये जो क्वांटिटी जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखा था हमने, है ना। बस मैं ऑर्डर देख लूँ, ऑर्डर नहीं गलत होना चाहिए मेरे से, नहीं तो फिर बवाल मचेगा। ये होता है आपका आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है। तो हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखा है हमने, है ना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, आर एफ साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। आर एफ, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जैसे ये रहा आर वेक्टर, ये आपका फोर्स वेक्टर, तो आर से एफ की तरफ जाओगे तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ मिलेगा? अबव द प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगर आप फोर्स से आर की तरफ आ रहे हो तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा बिलो द प्लेन। क्या मिलेगा? बिलो द प्लेन। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है। मैंने कहा कि सर मेरा पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। आर कैप मतलब पोजीशन वेक्टर 3D मॉडल है, 3D में है, और फोर्स है मेरा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। पूछा फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना सर। टॉर्क होता है सर हमारा आर क्रॉस एफ। तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, आई जे के, आर के कंपोनेंट लिख दो एक्स वाई जेड, और ये लिख दो एफ एक्स एफ वाई। इसको सॉल्व कर दोगे आपको टॉर्क का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, एग्जाम्पल नंबर 16 है ये। आपको फोर्स
का एक्सप्रेशन दिया है 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। आपको पोजीशन वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कह रहा फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क। देखिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट भूल गया कि नहीं, ट्राई करो देखिए कितना आता है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया मैंने। सब लोग ट्राई करिए, मुझे बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। सिंपल आपको आर क्रॉस एफ करना है। एंट्री कुछ ऐसे होगी, टाउ आई जे के, और इसके साथ आप पहले आप आर की वैल्यू लिखोगे, दैट इज़ 1 1 माइनस 1। आर की वेरिएबल है, आर का ध्यान देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद आप लिखोगे फोर्स का वेरिएबल 7 माइनस 3 माइनस 5, और फिर आप सॉल्व करोगे जैसे सिखाया गया था। सॉल्व करिए आप, फिर आंसर बताइएगा। अरुण बायो की क्लास है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्या है आज? हाँ बारिश हो रही है ना, हाँ इसीलिए मैं भी नहीं निकला, क्योंकि अगर भीग गए तो बीमार पड़ गए तो वैसे ही फीवर चल रहा है सब, फिर तो क्लासेस, एक क्लास के चक्कर में 4-5 क्लासेस चले जाएंगे, क्योंकि फीवर मेरे को भी है। कोई कुछ लिख रहा है क्या? नहीं, काफ़ी बच्चे आए भी नहीं हैं आज, ऑनलाइन में भी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 बच्चे आए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे ऑनलाइन आए, बाकी नहीं आए, काफ़ी बच्चे नहीं आए, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि रोटेशन इसके बाद ना इसके आगे पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं होगा। 15 दिन के अंदर देखो मैं बताऊँ, 10 दिन के अंदर हमें रोटेशन कंप्लीट करना होगा, और अगले 10 दिन के अंदर हमें ग्रेविटेशन कंप्लीट करना होगा। कब है तुम्हारा पेपर? तो हम तो ग्रेविटेशन भी अच्छा, तुम्हारा रोटेशन नहीं आ रहा है, पेपर कब है तुम्हारा? तो बड़ी समस्या, बड़ी जल्दी शुरू ख़त्म करना पड़ेगा यार, इधर ग्रेविटेशन चालू करना पड़ेगा, फिर या तो पैरेलल करना पड़ेगा, ग्रेविटेशन अलग से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन लेंथी टॉपिक है, वो जितना लेंथी ये है उतना लेंथी ये भी है, हम इसको मतलब उड़ा नहीं सकते ग्रेविटेशन को भी, दोनों ही वेटेड टॉपिक है। चलो पैरेलल चलाते हैं, कुछ रोटेशन थोड़ा आधा हो जाए तो फिर एक ग्रेविटेशन मैं पैरेलली स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आंसर बताओ तुम लोग इसका, ये जो क्वेश्चन दिया मैंने अभी सॉल्व करने के लिए। ये आंसर है, ठीक है। मैंने पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वेक्ट, हाँ नहीं आपका गलत हो रहा होगा लेने में, साइन प्लस माइनस प्लस, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया होगा, आंसर यही आया है। जब हम एक्सपेंड करेंगे आई के लिए, फिर माइनस जे और फिर प्लस के, एंट्री देखिएगा, आई की एंट्री होगी आपकी 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, जे की एंट्री होगी 1 7 माइनस 1 माइनस 5, के की एंट्री होगी आपकी 1 7 1 माइनस 3, ये एंट्री है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बन गया प्लस 3, और फिर माइनस 3 भी तो आएगा, ये चेक करिएगा पहला स्टेप।
दूसरा जे की बारी, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और प्लस माइनस पहले से भी तो है फॉर्मूले में, तो +7 हो जाएगा। यही गड़बड़ हुआ होगा। प्लस के की बारे -3 7 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं आज की कक्षा यहीं रोक रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक पढ़ के आएंगे। अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ाया है, 6-7 टॉपिक पढ़ा दिया है, तो यहाँ तक आप रिवाइज करके आए। टॉपिक नंबर अब कौन आ रहा है भाई जब क्लास कंप्लीट हो रही है? कौन है ये? कौन है महान देवता जिसकी पूजा की जाए? कौन है ये? ओ हो बेटा, बेटा क्लास अब ना ख़त्म होने वाली है, तो कल हम लोग आपके लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। सोनावी बेटा, है ना? कल या तो आप कल आप स्कूल जा रही हो सोनावी? कल आप स्कूल जा रही हैं? हाँ जी सर। ठीक है, सर टीचर्स डे 4 को छुट्टी दूंगी 4 को। तो 4 को मैं तुम्हारी क्लास लगा दूंगा, ठीक है, 1 to 1 एक दिन मिल के, तो ये टॉपिक सारा कवर करा दूंगा जो छूटा है तुम्हारा। आज की कक्षा ख़त्म होने वाली है। मैं ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, यहाँ से स्टॉप।